नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम भाषा क्या है यह समझा। इसके बाद हम लोगों ने भाषा के जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, उसके विषय में समझा और वर्ण के प्रथम भेद स्वर के विषय में जाना। आज बेटा हम लोग वर्ण का जो दूसरा भेद है जिसे हम व्यंजन कहते हैं उसके विषय में जानेंगे। और यहां पर कह रहे बेटा कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर घर्षण के साथ, ठीक है, निकलता है, या तो बेटा रुक करके या फिर किसके साथ, घर्षण के साथ निकलता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनके पूर्ण प्रवाह इनके प्रवाह पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब बेटा देखिए इस परिभाषा में जो बातें निकल कर आ रही हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रभाव, बेटा वायु वाली बात समझ लीजिए आप लोग। जब हम बोलते हैं तो हम अपने फेफड़ों से एक निश्चित मात्रा में जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं होती हैं उनके माध्यम से वायु को छोड़ते हैं, ठीक है। किसी में बेटा होठ लगा देते हैं, किसी में जीभ लगा देते हैं, किसी में जीभ दांत पर स्पर्श होती है तो किसी में जीभ तालू पर स्पर्श होती है, किसी पर मसूड़े पर होती है, और इस प्रकार से उन स्वरों में भेद होता जाता है। तब बोलने में उतनी जटिलता नहीं है जितनी जटिलता की हमारे कान के सुनने में है। अब बेटा इस चीज को समझिए, हमारा जो कान है वो बहुत ही सूक्ष्म मशीन है जो क्या करता है, छोटी छोटी ध्वनियों में अंतर करता है। बेटा ध्वनि का मतलब यहां क्या है, एक वायु जो सीधे कंठ से ही निकली लेकिन उसने जीभ को भी स्पर्श किया और थोड़ा घर्षण के साथ निकली तो उसको अलग तरीके से हमारे मस्तिष्क पर भेजता है, और जो कम घर्षण के साथ निकली उसको अलग तरीके से भेजता है। उन दोनों में अंतर कर देता है वो। आगे जब हम अघोष, सघोष, ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण ध्वनियों के विषय में पढ़ेंगे तो इस पर हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि बेटा यहां करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। यहां पर हम लोग उस चीज में न पढ़ करके संक्षेप में निपटारा कर रहे हैं सबका, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या कह रहा है कि वायु क्या हो, प्रवाह पूर्ण तरीके से निकले तो थोड़ा रुक कर निकले, अचानक बेटा रुक गई, ठीक है, या घर्षण करके निकले तो वहां क्या होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। इनके प्रवाह पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण जब हम प्रवाह पूर्ण तरीके से करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं। उदाहरण के लिए बेटा अगर हमने सिर्फ यहां पर देखें बेटा हलंत लगा हुआ है, जान जाइए कि शुद्ध व्यंजन आपको बिना हलंत के नहीं मिलने वाला है। अगले वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आपने ये लिख दिया क और ये व्यंजन है तो ये व्यंजन नहीं है। बेटा ये क्या है, व्यंजन में स्वर लगा हुआ है, तो इस चीज से बचिएगा, ठीक है। बेटा अगर हम बोलते हैं क तो हमें क्या करना पड़ता है, क बोलने के लिए अ लेना पड़ता है। इसका प्रवाह पूर्ण और स्वतंत्र उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, स्वर की सहायता लेनी पड़ी। आगे कह रहे बेटा स्वर की भांति व्यंजन के दो भेद हैं, मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। दो भेद हो गए बेटा, एक मूल और एक संयुक्त। और ये भेद किसकी दृष्टि से है, संरचना की दृष्टि से है, बनावट की दृष्टि से है। वास्तव में बेटा जो मूल व्यंजन है वही व्यंजन है, जो संयुक्त है वो तो मिलकर बने हैं। जैसे स्वरों में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कुछ मूल स्वर थे और कुछ दो स्वरों के मिलने से बने हुए संयुक्त स्वर थे। इसी प्रकार बेटा व्यंजन में भी है, कुछ मूल व्यंजन है और कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं। तो बेटा आगे सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कि संयुक्त किसे कहते हैं, द्वित्व किसे कहते हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज फिलहाल हम लोग मूल व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। करें इसके चार भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद बताए गए हैं, चार। कौन कौन से हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और आगत।
तो आज हम लोग आगत का भी अध्ययन नहीं करेंगे। आगत का मतलब होता है कि ऐसे ध्वनियां जो क्या हुई हैं, अन्य किसी भाषा से हमारी भाषा में आ गई हैं, क्योंकि अब उन शब्दों का हम लोग इतना प्रयोग करते हैं कि हमारे लिए स्वाभाविक हो गया है। जैसे बेटा उदाहरण के लिए गजल, अब बेटा ये ज हमारा क्या है, ज है, लेकिन उर्दू में जाने के बाद वो क्या हो जाता है, ज। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अंतर हैं उनकी भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग आज 3 चीजों को पढ़ेंगे मूल स्वरों में, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श द्वारा होता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो प्राणवायु है वो क्या करती है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों को स्पर्श करते हुए जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 27 होती है। ठीक है बेटा, अब हम समझते हैं कि कंठ क्या है। तो आगे किसी दूसरे वीडियो में मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ परिचय पा जाए क्योंकि हमको समझना आवश्यक है। कंठ बेटा गला, जो सीधे गले से निकल गई। ठीक है, तालु मसूड़े के ऊपर का बेटा भाग जो हमारे मुख में है वो क्या है, तालु है। मूर्धा जो मुंह का सबसे ऊपर वाला भाग है। दंत दांत है। ओष्ठ होंठ है। ठीक है, अब बेटा दूसरा देखते हैं अंतस्थ। करें वे व्यंजन, ठीक बेटा, करें कि ये वे व्यंजन है, ये क्या है, वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में शेष व्यंजनों के उच्चारण से कम। ठीक बेटा, करें कि ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जो बाकी व्यंजन होते हैं यानी स्पर्श और जो ऊष्म होते हैं उनकी तुलना में कम, किंतु स्वरों की तुलना में अधिक अवरोध होता है। तो स्वर और व्यंजन का अंतर तो समझ रहे हैं ना। स्वर में अवरोध नहीं होता है, व्यंजन में अवरोध होता है। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं कि अंतस्थ, यानी बेटा अंतस्थ का होता है जो बीच में हो। ठीक है, अंतस्थ जो दोनों के अंतः में, दोनों के बीच में हो, स्वर और व्यंजन के बीच की चीज है बेटा ये। ठीक है, करें कि क्या हो, जिन स्वरों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में शेष व्यंजनों के उच्चारण से कम किंतु स्वरों की तुलना में अधिक अवरोध होता हो। ठीक बेटा, ये व्यंजनों की तुलना में कम अवरोध इनके उच्चारण में होता है, लेकिन स्वरों की तुलना में अधिक अवरोध होता है। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या है, करें कि कम अवरोध के कारण इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। बेटा अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कहते हैं, और जब आप संधि पढ़ेंगे यड़ संधि, तब वहां पर ये चीज बड़ी क्लियर होगी कि बेटा दो स्वरों के मिलने से एक व्यंजन बन जाता है। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, इसी कारण से क्योंकि वह तो अंतस्थ है, वह स्वर और व्यंजन दोनों के गुणों को रखता है। जैसे बेटा होता है उसमें ई धन अ बराबर यह हो जाता है। तमाम है चीजें, जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होती चलेंगी। अभी अपने दिमाग में रखिए कि ये बीच की चीजें हैं, ये अर्ध स्वर है, तो इसी नाते इनको अर्ध व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से, य, र, ल, व। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऊष्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक घर्षण के कारण ऊष्म यानी बेटा गर्म वायु निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हमारे अंदर से बेटा जो प्राण वायु निकलती है वो कैसी निकलती है, अधिक गर्म निकलती है, और अधिक गर्म प्राण वायु निकलने के कारण इन्हें क्या कहा गया, ऊष्म कहा गया। इनकी संख्या कितनी है, ये भी 4 है। ठीक है बेटा, श, श, ह, श, ह, ये आपके हो गए बेटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके उच्चारण स्थान और उनके भेद। ठीक है, उच्चारण स्थान कौन से हो गए, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, ये 5 उच्चारण स्थान हो गए। अब इनसे निकलने वाली जो ध्वनियां हैं उनको हम लोग समझेंगे। बेटा कंठ में क्या है, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये क्या है, ऊष्म है।
अब बेटा इसमें देख रहे होंगे आप लोग अंग इ अड़ न म, 14 महेश्वर सूत्र में बेटा है ना इयम अंगड़नम, वो यही चीज है। ये क्या है? ये नासिक है। तो ऐसी ध्वनियां जो जिनके उच्चारण में इन चीजों के साथ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के साथ नाक का भी प्रयोग होता हो, वो क्या कहलाती हैं? नासिक की ध्वनियां कहलाती हैं या नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनको आप लोग समझ लिया, आगे भी चलते रहेंगे बेटा। इसके बाद फिर अंतस्थ में कोई ध्वनि कंठ नहीं होती है। अंतस्थ की जो 4 ध्वनियां उनमें कोई कंठ नहीं होती है, उसमें ह होता है। आगे बेटा मैंने स्वरों का भी जिक्र कर लिया है। स्वरों में अ और आ जो है वो भी क्या होते हैं? कंठ होते हैं। आप बोलकर अनुभव कर सकते हैं कि जब आप क को या अ को बोलते हैं तो ध्वनि सीधे कंठ से निकलती है और कहीं पर टकराती नहीं है। जीवा आपकी जो है वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है। ठीक, अब इसके बाद बेटा अगली है तालु। तालु क्या है? मसूड़े के ऊपर का स्थान। ठीक है, जब आप इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं प्रायः तो क्या होता है? या तो बेटा जो हमारी प्राणवायु है वो जाकर के तालु से टकराती है, या फिर हमारी जो जिह्वा है वो क्या करती है? तालु से टकराती है। यहां पर क्या बेटा? च। अब आपने जब च बोला तो आप अनुभव करेंगे बेटा कि आपकी जो जिह्वा है वो कहां गई? आपके मुख में मसूड़े के दांत, जो बेटा दांत के ऊपर मसूड़ा, उसके ऊपर का जो स्थान वहां पर स्पर्श कर रही है। च छ ज झ इय, बेटा इय भी क्या हो गया? नासिक के हो गया। और इसके बाद अंतस्थ में यह भी बोलकर आप देख सकते हैं जिह्वा कहां पर जा रही है। इसके अलावा बेटा श। प्राय बेटा लोग उच्चारण में भेद नहीं करते, खास करके हमारे पूर्वांचल में बेटा तीनों जो श है उनके उच्चारण को लेकर बड़ी लापरवाही रहती है। लेकिन हमको ध्यान देना चाहिए, पढ़े लिखे समाज में इस चीज का ध्यान होना चाहिए। बेटा ये क्या है? तालु श है, इसको तालव्य श कहते हैं। इसका उच्चारण हम स न करके कैसे करेंगे? श। ठीक है, इसके बाद बेटा ई। आप जब ई और ई बोलेंगे तब भी आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी जिह्वा जो है वो क्या हो रही है? तालु से टकरा रही है। तब जिह्वा टकराने का मतलब ये कि जिह्वा क्या करती है? आपके अंदर की वायु को भी उस स्थान पर पहुंचाती है, इसलिए वायु भी वहां पर पहुंच रही है। अब मूर्धा। तब मूर्धा आप लोग सुनते होंगे, जैसे कभी आपने पढ़ा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के मूर्धन्य आलोचक हैं। तो मूर्धन्य का मतलब क्या है? तब मूर्धा से ही बना है मूर्धन्य। मूर्धा मतलब होता है ऊपर का हिस्सा। आपके मुंह में जो ऊपर का, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो क्या कहलाता है? मूर्धा। मूर्धा ध्वनियों के उच्चारण में बेटा लगभग ऐसा होता, चूंकि ऊंचाई पे है ना, तो ऐसा लगता है कि जो जिह्वा है हमारी वो इस प्रकार से जाकर के हमारे मुंह के ऊपरी हिस्से को, मूर्धे को स्पर्श करती है, उस पर प्रहार करती है। जैसे कोई व्यक्ति बेटा मंदिर में घंटा बजाने जाता है तो हम घंटा ऐसे बजाते हैं ना, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हमारी जिह्वा भी क्या करती है? हमारे मुख के ऊपर वाले हिस्से में चोट करती है। आप बेटा उच्चारण करके देख सकते हैं, ट ठ ड ढ ड, ये हो गया बेटा। अब इसके अलावा इसमें 2 और हैं जिनको द्विगुण कहते हैं। क्योंकि बेटा इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ये जो द्विगुण है इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। और ये बेटा न और र दोनों के उच्चारण का हल्का हल्का गुण लिए होते हैं। ठीक है, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? द्विगुण कहा जाता है। तो यहां पर देखते हैं बेटा ये ड़ और र के उच्चारण की विशेषता लेकर के चलते हैं। क्या है? ड़ और ढ, ड़ और ढ। बहुत लोग लापरवाही करते हैं। लड़की लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख देंगे? ल ड़ की। ये क्या होगा? यहां पर ये लगेगा। ठीक है, गढ़, जैसे बेटा विजयगढ़, राजगढ़ तमाम है, तो गढ़ में कैसे लिखेंगे? इसी प्रकार से पढ़, गढ़, चढ़, ये सारे शब्द में ढ़ का प्रयोग होता है। तो बेटा इनके नीचे बिंदी लगती है। अंतर क्या है? बस देखिए, आप बिंदी का अंतर देख रहे होंगे। और बेटा इन पे भी हलंत लगा दें, क्योंकि अगर हलंत नहीं लगाया तो शुद्ध स्वर, शुद्ध व्यंजन नहीं होंगे, तो स्वर के साथ वाले व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, अब
इसी में आगे देखते हैं अंतस्थ में क्या है, र, ठीक है, और उष्म में श। अब बेटा देखिए पहला श था, ये श है, ठीक है, ये क्या है, श। अब दंत, इनके उच्चारण में जो जिह्वा है वो दांत से स्पर्श करेगी। ये क्या है, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये बेटा दंत स है। हम लोग प्राय बेटा इस प्रकार से समझाते हैं कि शंकर वाला स, शरीफा वाला स, षटकोण वाला स, सड़क वाला स, इस प्रकार से समझाते हैं, लेकिन मूल रूप से हमें उन्हें क्या कहना चाहिए, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तो बेटा स हो गया। अब इसमें बेटा कोई स्वर नहीं आता है, हालांकि संस्कृत में जो लृ है वो इसी में आता था, लेकिन बेटा चूंकि हिंदी में लृ का प्रयोग नहीं है तो हम जान जाते हैं कि लृ यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। इसके बाद ओष्ठ, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमारे जो होंठ हैं या तो बेटा आपस में अचानक सट जाते हैं अवरोध करने के लिए, या वायु को अवरोध करके फिर छोड़ते हैं, यानी सट के अचानक खुलते हैं। प, ठीक है, फ, ब, भ, म, व और उ, ऊ। जब ऊ बोलते हैं तो होंठ पूरा बाहर निकल आता है, ठीक है, उ, ऊ। हमारे होंठ क्या हो रहे हैं बेटा, देखिए आप देख रहे हो बिल्कुल बाहर आ जा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, उच्चारण स्थान हो गए, और उच्चारण स्थानों के अनुसार स्वरों को, व्यंजनों को भी देखा हमने, स्वरों को भी देखा। बेटा स्वरों में थोड़ी आपकी जिज्ञासा हो सकती है कि ए के साथ क्या स्थितियां हैं। तो बेटा ये दो जगह से जो संयुक्त होते हैं ना, संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे ए क्या है, अ धन ई, इसी से ए बनता है और ऐ बनता है। उसी प्रकार बेटा अधन उ से क्या बनता है, ओ और औ बनता है। और यहीं पे बेटा एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था अलंकार, अनुप्रास पढ़ाते हुए बेटा श्रुत्य अनुप्रास पे मैं रुक गया था। मैंने आपसे ये कहा कि मैंने बाकी उसके 4 भेद पढ़ा दिए, श्रुत्य अनुप्रास को मैंने कहा इसको बाद में पढ़ाऊंगा। बाद में क्यों पढ़ाना था, क्योंकि बेटा ये चीज आपको समझाना पहले आवश्यक था। अगर आप ये चीज समझेंगे तो उसकी परिभाषा को अच्छे से समझ पाएंगे और सारी चीजें यहाँ पर निश्चित हो जाएंगी। तो आज आप लोग ये जान गए कि किन किन उच्चारण स्थानों से किन किन ध्वनियों का उच्चारण होता है, स्पर्श में से कितना होता है, अंतस्थ में से, उष्म में से कितना होता है। बेटा धन्यवाद, जय हिंद। अब अगले वीडियो में बेटा हम लोग भाषा से जुड़ी हुई जो अगली चीजें हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।